चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र में हमारे किसान भाइयों को, जो किसानी करते हैं, वह कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की मुख्य चुनौती का सामना करते हैं। चुनौती मतलब परेशानियां, ठीक है। मानसून पर निर्भरता एवं जल संरक्षण। सबसे प्रमुख चुनौती क्या है किसानों की? मानसून पर निर्भर होते हैं और जल संरक्षण के विषय में बचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि का अधिकतर भाग आज भी मानसून पर निर्भर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारतीय कृषि का अधिकतर भाग आज भी किस पर निर्भर है? मानसून पर। एक ओर जहां सामान्य एवं समय पर हुई वर्षा क्षेत्र के लिए लाभदायक होती है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में सही समय पे वर्षा हो गई तो वो उस क्षेत्र के लिए लाभदायक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अतिवृष्टि एवं सूखा से कृषि क्षेत्र चरमरा जाता है। वहीं दूसरी ओर अतिवृष्टि मतलब जरूरत से ज्यादा पानी का हो जाना, ठीक है। और सूखा, मान लो पानी गिरा ही नहीं तो कृषि क्षेत्र क्या हो जाता है? चरमरा जाता है, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फसलों में होने वाली विभिन्न बीमारियों, फसलों में भी बीमारियां होती हैं, है ना। कीटों के प्रकोप, कीड़ों का प्रकोप हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में खेत में कीड़ों का आ जाना, मतलब कीटों का प्रकोप। ओलावृष्टि आदि। ओलावृष्टि मतलब छोटे छोटे पानी के बूंदों का जो बर्फ जैसा जमाव होता है वह अचानक वर्षा के रूप में गिरता है, तो उससे क्या बोलते हैं? ओलावृष्टि, ठीक है। ये चित्र दिखा रहे हैं आपको, ये ओलावृष्टि है। कभी कभी आप लोग के क्षेत्र में भी होती है ना। ये क्या है? बर्फ की बूंदें हैं, इसे ओलावृष्टि कहते हैं। फसलों से नुकसान का, ये जो बर्फ सीधा फसलों पर गिरती है वो नुकसानदायक होती है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन किसानों के लिए यह बहुत बड़ी तकलीफ और पीड़ादायक अवस्था या व्यवस्था हो जाती है, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? ओलावृष्टि आदि से कभी कभी कृषि उत्पादन में कमी के साथ साथ लागत वापस मिलना तक मुश्किल हो जाता है। मतलब किसान ने जो फसल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे दवाइयाँ, डीएपी, यूरिया और पता नहीं क्या क्या अपनी खेत में डालने के लिए बाजार से लिया होता है, उस पैसे का भी वसूली होना मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक परिवर्तन के कारण कृषक हमेशा अनिश्चितता से जूझते रहते हैं। ध्यान रखिएगा इस लाइन को। प्राकृतिक परिवर्तन के कारण कृषक हमेशा अनिश्चितता से जूझते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे कर्ज के कारण भी परेशान हो जाते हैं। क्या करते हैं वे? बाजार से उधार में भी कुछ सामान ले लिए रहते हैं कि फसल आएगी तो लौटा देंगे, परंतु मानसून अगर गड़बड़ा गया, मानसून अगर तकलीफ भरा हो गया या सूखा हो गया या ज़्यादा पानी हो गया तो फसल खराब हो जाती है और उससे फसल कमज़ोर और कम हो जाती है, जिससे किसान के द्वारा खेत में लगाया हुआ पैसा भी वसूल नहीं हो पाता है और वे कर्ज के कारण परेशान हो जाते हैं। किसी भी प्राकृतिक परिवर्तन से जूझने के लिए कई प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता होती है, जैसे फसल बीमा, अनाजों का संग्रहण, मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर फसल के प्रकार का चयन जैसे उपाय अपनाकर कृषक समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया जा सकता है। अब ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा भी होने लगी है कि अगर प्राकृतिक परिवर्तन से किसानों को दिक्कत हुई तो इस प्रकार से वे अपना
वसूली का एक योजना बना सकते हैं, जिसमें फसल बीमा फसल का भी आजकल हो रहा है। अनाजों का संग्रहण मतलब अनाज को इकट्ठा करके रखना, बचा के रखना। मौसम के पूर्वानुमान अर्थात मौसम आने वाले समय में कैसा होगा, उस प्रकार की फसल का चुनाव करके थोड़ी सी उपाय करके कुछ तकनीक अपनाकर समस्याओं से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इस प्रकार की योजना का उचित क्रियान्वयन हमारे लिए एक चुनौती है। ठीक है। आज हमारे देश में लगभग 45% कृषि भूमि सिंचाई के लिए विभिन्न साधनों से सिंचित है। कितनी प्रतिशत? 45% कृषि भूमि अर्थात किसानों के द्वारा उपज की जो भूमि होती है उसे कृषि भूमि कहते हैं, सिंचाई के लिए विभिन्न साधनों से सिंचित है। फिर भी एक बड़ा हिस्सा केवल मानसून पर निर्भर है। ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास अब क्या हो गया है, खेतों की सिंचाई के लिए बहुत सारे साधन हो गए हैं, जैसे ट्यूबवेल करा लेना, है ना, नहर के आसपास नहरों से पानी ले लेना। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, एक बहुत सारे किसान केवल मानसून पर निर्भर हैं। यही सूखी खेती का इलाका है। यही जो इलाका है वो सूखी खेती का है, जहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जल संरक्षण पहला लक्ष्य है, अर्थात जहाँ पर बोर करने के बाद भी जमीन के अंदर से पानी प्राप्त नहीं होता है, तो उन स्थानों में क्या करने की जरूरत है, जल संरक्षण अर्थात जल को, बरसात के जल को, गर्मी के जल को, वर्षा के जल को भूमि के अंदर कैसे अधिक से अधिक पहुंचाया जाए, ताकि भूमि का जल स्तर बढ़े और पानी बचे। एक और यहाँ के किसान जौ, चना, तुअर, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, ज्वार आदि की खेती करते हैं। जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है ऐसे स्थान पर। दूसरी ओर सिंचित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचाई भूमिगत जल के माध्यम से की जाती है। सिंचित क्षेत्र जहाँ पर जिस भूमि के अंदर पानी की मात्रा बहुत है, वहाँ पर जल के माध्यम से सिंचाई की जाती है। भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर प्राप्त होने वाला जल। परंतु यहाँ भी अत्यधिक भूमि जल के दोहन से जल स्तर लगातार नीचे गिरते जा रहा है। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, जमीन के अंदर से बहुत ज़्यादा पानी निकालने की वजह से, बहुत ज़्यादा आसपास में बोरवेल होने की वजह से भूमि के अंदर का जो जल है उसे हम लगातार निकालते जा रहे हैं, अर्थात उपयोग करते जा रहे हैं, दोहन करते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, भूमि के अंदर का जो जल स्तर है वो भी लगातार नीचे गिरते जा रहा है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर देखेंगे, एक व्यक्ति अपने घरेलू कार्य एवं सिंचाई हेतु नलकूप खुदवाया, मतलब बोरवेल कराया। उसे 20 वर्ष पूर्व, आज से 20 वर्ष पूर्व 150 फीट की गहराई में पानी मिल गया था। मात्र 150 फीट के अंदर उसे पानी प्राप्त हो गया था। 5 वर्ष बाद अन्य ग्रामीणों ने भी उसी प्रकार से नलकूप करवाया, तो उन्हें क्या मिला, 250 फीट पर पानी मिला, अर्थात लगभग 100 फीट भूमिगत जल स्तर गिरता चला गया 5 वर्षों में। धीरे धीरे जल स्तर नीचे जाने से उस व्यक्ति के बोर सूख गए। अब जिसका 150 फीट के आसपास पानी मिल गया होगा, अब वो भूमिगत जल स्तर कहाँ चला गया, 250 फीट पर। अब जो 150 फीट वाला नलकूप वाला किसान था उसे पानी मिलना बंद हो गया, अर्थात बोर सूख गया। इसके 3 वर्ष बाद, ठीक है, उसने एक अन्य ग्रामीणों से 300 फीट की गहराई तक नलकूप खुदवाया। अब वो क्या करेगा, पानी प्राप्त करने के लिए
ग्रामीणों के साथ 300 फीट और गहरा नलकूप खोदवाया अर्थात बोर करवाया। यदि यही क्रम चलता रहा तो आगामी कुछ वर्षों में भूगर्भ से पानी प्राप्त करना मुश्किल कार्य हो जाएगा, अर्थात पानी मिलना बंद हो जाएगा एक प्रकार से। अतः हमें गिरते भूजल स्तर की गंभीरता को समझना होगा। भूजल संग्रहण के लिए हमें वर्षा का जल को स्टॉप डैम, मेड़बंदी, गहरे कुएं बनाकर संग्रहित करना चाहिए, अर्थात पानी को बचाना चाहिए। इससे भूजल स्तर की गिरावट की संभावना कम हो जाएगी। भूजल वैज्ञानिकों के सुझाव अब लोगों के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में धीरे धीरे अपनाए जा रहे हैं। भूजल वैज्ञानिकों के एक अलग समूह होता है जो पृथ्वी के अंदर के जल के विषय में खोज और शोध करते रहते हैं। उनके सुझाव को मानते हुए अब लोग क्या कर रहे हैं, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में धीरे धीरे जल संग्रहण की व्यवस्था को अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अर्थशास्त्र को पढ़ लिया है, पेज क्रमांक 239। ठीक है, तो लगातार आप ध्यान से वीडियो सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और विषय पर अपना ध्यान बनाए रखिए। ठीक है, पढ़ना जरूरी है तभी आप लिख पाएंगे। और आपसे एक निवेदन है, दीपावली का उत्सव है, इसे हंसी खुशी मनाएंगे, सुखी पूर्वक मनाएंगे और पटाखों को दूर से जलाएंगे। चाइना पटाखों का उपयोग नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक और बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप मिठाइयाँ लेते हैं तो कलर या रंगीन मिठाइयों का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और गुरुकुल परिवार की ओर से दीपावली की अग्रिम ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।